सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने CSIR नेट फिज़िक्स की तैयारी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है और उस सीरीज़ में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को देख रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने पोटेंशियल एनालिसिस का नाम का टॉपिक कर लिया कवर पूरा अच्छे से। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने उसको नहीं कम्प्लीटली पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ के आइए, और 5 मार्क्स को कवर करता है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी फ़िलहाल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम यानी कि जिसमें फोर्स ज़ीरो होती है वो सिस्टम देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब फोर्स कांस्टेंट होती है तब हमने देख लिया, पहले ज़ीरो में देख लिया। फिर उसके बाद फोर्स जब कांस्टेंट होती है उसमें देख लिया। अब हम फोर्स को वेरी करवाएंगे। वेरिएबल फोर्स में सबसे सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है कि हमारी फोर्स लीनियरली वेरी कर रही है। कैसे? लीनियरली। सो ये हमारा केस है। तो अब हमारा थर्ड केस क्या है, थोड़ा मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं चीज़ों को। दैट इज़ आवर मेन टास्क। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ तक वर्क करती है, उन सब चीज़ों के साथ हम डील कर रहे हैं। और डील करते करते हम लोगों ने कुछ सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स देख ली थी। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे पहला स्टेप होगा कि हम फोर्स को लीनियरली वेरी करवाएंगे। और क्या हम उस लीनियरली वेरिंग फोर्स का मैथमेटिकल पोर्शन, जितनी हमको सेंस है, ह्यूमन माइंड को जितनी सेंस है, उस सेंस के अकॉर्डिंगली क्या हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो लेक्चर का। तो अभी हम जैसा कि 2 केस हम कर चुके थे, तीसरा केस है कि हमारी फोर्स क्या है, लीनियरली वेरिंग। F इज इक्वल टू लेट्स से KX। F इज इक्वल टू KX। K is any number here and X is just फर्स्ट ऑर्डर टर्म, यानी कि x रेज़ टू पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होती। तो लीनियरली वेरिंग का मतलब है यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। और दूसरा इसमें क्या हम कंसीडर करेंगे कि हमारा k क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम k 0 से बड़ा ले रहे हैं। अगर हम k 0 से छोटा ले लें तो हमारा जो बिहेवियर है सिस्टम का वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। मतलब हमारा k ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा सिस्टम किसी और तरीके से वर्क करेगा, और k लेस देन 0 के लिए हमारा सिस्टम किसी और तरीके से वर्क करेगा। ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए हम ये केस ले रहे हैं कि हमारा k कितना है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं सबसे पहले इस फोर्स के लिए। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ये हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखी जाती है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। और मास इंटू एक्सलरेशन को कैसे लिखते हैं, m इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। इट विल बी इक्वल टू F। और F की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इट विल बी kx, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। F की वैल्यू कितनी है, k इंटू एक्स। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर, मतलब लेट कर लेंगे हम, हमारा मास कितना है 1 यूनिट एंड k की वैल्यू भी कितनी है हमारी 1। ये हमारी, मतलब हम मैथमेटिकल पोर्शन में ज़्यादा ना जाएं, जस्ट फिजिक्स को समझने की कोशिश करें। इसलिए हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मास 1 ले लेते हैं और k की वैल्यू 1 ले लेते हैं। मेरा तरीका है करवाने का ये। तुम लोग जो तुम्हें पेपर में वैल्यू गिवन होगी मास की वो पुट कर देना, जो तुम्हें k की वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देना। सो मैं इन जनरल लेके चलता हूँ, यानी कि चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करता हूँ। दैट्स वाई इन दोनों की वैल्यू बराबर ले ली मैंने, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए। 1 का मतलब है दोनों की वैल्यू ही बराबर है। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। सो इजी रहेगा सिस्टम कैलकुलेशन पर्पस के लिए। दैट्स वाई मैंने दोनों की वैल्यू 1 ले ली। दैट्स द सिंपल ट्रिक एंड ये मेरी सोच है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। ठीक। सो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद, dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू x। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को x की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। सो अभी हम क्या करेंगे, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ये x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज, ये क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम इनफ स्मार्ट हैं, अभी हम लोग इनफ स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन लेवल में
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता है, और हमने काफ़ी बार डेरिवेशंस में ये चीज़ करी है जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करा है। अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है, आता होना चाहिए भाई। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट एग्जाम, सो इतना तो आना चाहिए एटलीस्ट कि हाँ हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो भी याद रखें कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि उसमें से हम लीनियर टर्म माइनस कर रहे हैं x, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, विच इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, लेट्स से इसका सोल्यूशन कितना होगा, x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर t प्लस b e रेज टू पावर माइनस t। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, एक्सपोनेंशियल की टर्म में सोल्यूशन आएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने c की जगह a b की जगह c1 c2 लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे c1 c2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। c1 c2 a b भी कांस्टेंट है और c1 c2 भी कांस्टेंट है, मेरी मर्जी में जो मर्जी चूज करूँ। प्लस इस b की जगह क्या आ जाएगा, c2 e रेज टू पावर माइनस t। एंड तुम लोगों को पता है अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करा है तो तुम्हें ये पता होगा, एंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2 can be calculated by initial conditions, मतलब अगर मैंने इस C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बाय यूजिंग सम इनिशियल कंडीशंस। मतलब अगर मेरे को शुरुआत का पता हो कि हाँ हमारा सिस्टम किस तरीके से हमारे सिस्टम की किस तरीके से शुरुआत हुई थी, तो हम C1 C2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा केस हुआ किसके लिए, ये हमारा केस हुआ किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। अभी ऐसे ही हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए, x चाहिए और x डॉट चाहिए, यानी कि वेलोसिटी चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस यानी कि पोजीशन तो मुझे मिल गई, अभी मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी। और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो x डॉट कितना आ जाएगा, फिर C1 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल t का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर t प्लस C2 एज इट इज इनटू e रेज़ टू पावर माइनस t का e रेज़ टू पावर माइनस t और माइनस t का माइनस आ जाएगा सामने। तो ये हमारी हुई, तो ये दोनों क्या इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रोफाइल ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रोफाइल ऑफ पोजीशन एंड प्रोफाइल ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। सो एट, तो अभी हमको x और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो एट t इज इक्वल टू 0, जब मेरा टाइम 0 होगा, एट t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे बन जाएगी, x इज इक्वल टू C1 इंटू e रेज़ टू पावर 0 प्लस C2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0। x इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये दोनों क्योंकि e रेज़ टू पावर 0 1 होता है और e रेज़ टू पावर माइनस 0 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 आ जाएगा। C1 प्लस C2 हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास नेक्स्ट से एक नया कांस्टेंट आएगा, इट विल बी C। ये नया कांस्टेंट आएगा हमारे पास से C। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी कोई, ये है x और ये है t, मतलब हमारी जो पार्टिकल है उसकी 0 टाइम के ऊपर, ये टाइम मैंने 0 कर दी यानी कि यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया टाइम 0, उसके ऊपर 0 टाइम के ऊपर मेरी x की वैल्यू कितनी है, कोई कांस्टेंट है c, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा कांस्टेंट है c। फिर उसके बाद मैं करूंगा कि पहले मैंने 0 लिया टाइम, फिर उसके बाद देखूंगा कि टाइम को थोड़ा थोड़ा करके मैं इंक्रीज करूंगा। देखो, विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे करके मैं टाइम की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूँ। लेट्स से मैंने टाइम की वैल्यू कितनी कर दी, 100 कर दी। तो देखो इस इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करो, तो e रेज़ टू पावर 100 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 100, इन दोनों टर्म्स में से डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी, e रेज़ टू पावर 100, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, तो जब कैंसिल आउट करेंगे ये और छोटा हो जाएगा। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म डोमिनेटिंग है। तो मतलब विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम C1 e raised to power t is the dominating term। तो ये वाली टर्म मेरी डोमिनेटिंग टर्म होगी, therefore x will be approximately equal to C1 e raised to power t,
क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये कैंसिल आउट करके 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सोल्यूशन बचेगा। तो मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर t। तो मतलब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा ग्राफ किस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके, एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ है एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आना चाहिए, अभी लेवल हो गया तुम लोगों का अपना, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ओके दोबारा से बनाता हूं। सो इट विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज जस्ट लाइक दिस। तो ये हुआ हमारा x वर्सेस t की प्रोफाइल। अभी इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे, x डॉट वर्सेस t की प्रोफाइल देखने की हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अभी फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, इधर वाले सेक्शन को इधर वाले को ऐसे रहने देता हूँ, फिर उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इस चीज को। देखो किस तरीके से, चलो रब करना रहने देता हूँ, देखो कैसे। नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0, मैं टाइम को 0 करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे आ जाएगी, x डॉट इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर 0 माइनस c2 e रेज़ टू पावर माइनस 0। तो x डॉट इज इक्वल टू c1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0, अगेन कितना आ जाएगा c2। दैट मींस x डॉट इज इक्वल टू c1 माइनस c2। तो जब दो कांस्टेंट्स को मैं माइनस करूंगा, मेरे पास अगेन एक नया कांस्टेंट आएगा, लेट्स से इट विल बी दिस टाइम c डैश, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर में हमें एक नंबर मिलेगा, तो उस नंबर को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इट विल बी लेट्स से c डैश। तो मतलब क्या हुआ, जब मैं x डैश x डॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो मेरे पास 0 टाइम के ऊपर x डॉट की वैल्यू कितनी है इस बार, c डैश। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद टाइम की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, 0 कर दिया था ना, इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। सो विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अगेन जैसे जैसे लाइक से 100 होगी, तो c2 e रेज़ टू पावर माइनस 100 अगेन नीचे चला जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये वाली टर्म मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। बट जब यहाँ पे 100 पुट करूंगा तो e रेज़ टू पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब ये वाली टर्म अगेन क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। तो विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, c1 e रेज़ टू पावर t इज द डोमिनेटिंग टर्म। So therefore हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x डॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर t, c1 e रेज़ टू पावर t। तो मतलब हमारा ग्राफ किस तरीके से वेरी करेगा, इस बार फिर से कैसे चलेगा, हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो आवर ग्राफ विल अगेन जस्ट लाइक दिस, तो इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। सो दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्रोफाइल। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लोगों को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है x और x डॉट के बीच में। सो दीज आर द ब्यूटीज ऑफ फिजिक्स, लुक एट हियर, दीज आर द ब्यूटीज, थिंक अबाउट इट। एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कहां से मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ यहां से मिला, देखो सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी इक्वेशन से मिला। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द रियल थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है x और x डॉट के बीच में। तो उसके लिए हमें पता है हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का। लास्ट लेक्चर अगर अटेंड किया है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, देख लेते हैं कैसे। नाउ F इज इक्वल टू kx याद रखना, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, dv डिवाइडेड बाय dt। इट विल बी इक्वल टू फोर्स कितनी गिवन थी तुम लोगों को, k इनटू x। सो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, लेट m इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1, m को भी 1 लेते हैं, k को भी 1 लेते हैं। सो 1 इनटू dv डिवाइडेड बाय dt, इट विल बी इक्वल टू 1 इनटू x। यहाँ पे पुट कर दिया m को 1 और k को 1, तो क्या आ जाएगा फिर dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू x। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे dx के साथ। तो dv डिवाइडेड बाय dx इनटू dx डिवाइडेड बाय dt। जस्ट मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, dt को इधर वाली साइड शिफ्ट कर दिया, है ना। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड और dt को इधर शिफ्ट कर दिया। अगर लास्ट क्लास करी है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो dv डिवाइडेड बाय dx इनटू dx डिवाइडेड बाय dt क्या होगी, वेलोसिटी। इट विल बी इक्वल टू x, dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v इनटू dv, इट विल बी इक्वल टू x इनटू dx।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। सो v इंटू डी वी की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई टू, इट विल बी इक्वल टू x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर बाई टू, प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेट से c हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब v लेट से इट विल बी c डबल डैश, ओके, क्योंकि c पहले यूज कर लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये इधर टर्म शिफ्ट कर देंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू c डबल डैश। तो यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2 इधर एलसीएम लेके इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2c डबल डैश। सो v स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ तो हमारे पास अगेन एक नया कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम नया नाम दे देते हैं विच इज लेट्स से कैपिटल A से, नया नाम दे दिया कांस्टेंट को। सो इस v स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, x डॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू a से, क्यों, क्योंकि x डॉट किसके इक्वल होता है, dx डिवाइडेड बाय dt, और dx बाय dt हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई, सो x डॉट स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये हमारी आ गई रिलेशनशिप बिटवीन x डॉट एंड x। सो देख के बताओ ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या बोल लो यार, this is the equation of hyperbola which is the equation of hyperbola। और हाइपरबोला का ग्राफ किस तरीके का होता है, मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ से, सो इसको रब कर देता हूं। सो हाइपरबोला का ग्राफ किस तरीके का आएगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। किसके बीच में है, x डॉट और x के बीच में, रिलेशन इनके बीच में निकालना ना, तो ग्राफ इनके बीच में, तो हाइपरबोला ग्राफ किस तरीके का आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यह हाइपरबोला का आ गया। अगर इफ a is equal to 0 then this is the equation of, फिर किसकी इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं आ रहा है, नहीं इक्वेशंस पता चल रहा है कैसे आ रही कैसे नहीं आ रही, तो मेरी हेडिक नहीं है, तो मतलब याद कर लेना, फिर कोई बात नहीं, याद कर लेना। सो अगर मेरा a 0 हो जाएगा तो फिर हमारी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इज जस्ट लाइक दिस, लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर, लुक एट द ब्यूटी पार्ट, ओके। ओरिजिन से पास करती रहेगी और इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनको किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो दिस इज द x डॉट वर्सेस x ग्राफ, लुक एट दिस वन। So this is the real feeling of classical mechanics. So ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, डू प्रैक्टिस। जब खुद नहीं लिखोगे ना, वीडियो देख के लिख लिया कोई फायदा नहीं, जब तक खुद बुक्स बंद करके, वीडियो लेक्चर बंद करके, बुक्स में से तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। लिया बुक कौन सी है जिसमें मिल जाएगा ये सब, कोई बुक में नहीं होगा, गारंटी इस चीज़ की है मेरी तरफ से, ठीक है। सो मेक श्योर जितनी देर तक खुद नहीं ना लिखोगे चीज़ों को, खुद नहीं अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे कि हाँ इसके बाद ये स्टेप होगा, उतनी देर तक नहीं आएगा, इतनी बात की मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। सो इन सब ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ें, इन सब ग्राफ्स को अच्छे से एनालाइज करें और इनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। सो उसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो मैं इसको अब कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके की है कि तुम लोगों को इस बार फोर्स कितनी गिवन है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पिछली बार क्या थी, F इज इक्वल टू के एक्स, इस बार क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो ये फोर्स तुम लोगों ने पहले पढ़ी भी है, मेरे हिसाब से तो तुम लोग ये 9th क्लास में शुरू कर देते हो, बट ये वाला एक्सप्रेशन तुम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा है आके +1 +2 क्लासेस में, जब आप लोगों ने रीस्टोरिंग फोर्स नाम का कंसेप्ट सुना होगा। रीस्टोरिंग फोर्स पता है ना, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये बेसिकली तुम लोगों को होता है ऑसिलेटर्स में, यानी कि तुम लोगों को होता है पेंडुलम्स में, ठीक है, पेंडुलम्स में होता है, स्प्रिंग में होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं तुम लोगों को ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, है ना। पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, पेंडुलम अगर फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है तो उसको बैकवर्ड कौन लेकर आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो वहाँ पे तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो अभी तुम लोगों को ये फोर्स गिवन है, इसका हम लोगों ने एनालाइज करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसकी पोजीशन प्रोफाइल क्या है, फिर उसकी मोमेंटम प्रोफाइल क्या है, यानी कि वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, फिर उस पोजीशन और मोमेंटम यानी कि उस पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है,
ठीक है। जैसा मेरे फादर के साथ फादर और सन का रिलेशन है, मदर के साथ मदर और सन का रिलेशन है, ब्रदर के साथ ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है। तो इसी तरीके से मतलब किसी गर्लफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, फिर अभी मेरी ग्रैंड मदर के साथ ग्रैंड मदर का रिलेशन है। उसी तरीके के साथ उसी अप्रोच को आगे लेते हुए यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक्स डॉट और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है। फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को एक्स डॉट और एक्स के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या है। सो उस फीलिंग को भी समझेंगे और बाकी फीलिंग्स को भी साथ लेके चलेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, एफ को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक। सो फॉर सिंप्लिसिटी तुम लोगों को पता ही है कि हाँ विपन सर सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेते हैं, m इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। m को 1 ले लेंगे और k को 1 ले लेंगे। ये m इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1, जे दिस इज द रियल फीलिंग इन्वेंटेड बाय मी। ये मैं कह सकता हूँ तुम लोगों को। सभी ऐसे ही करते हैं कि m को m ही लेकर चल पड़ते हैं और k को k ही लेकर चल पड़ते हैं। जब ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इनका इन्फ्लुएंस अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में, अपनी डेरिवेशन में क्यों लें भाई। अगर ये कॉन्स्टेंट्स ही हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल क्यों ना करें ताकि हम फिजिक्स को समझ सकें। सो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। बाकी तुम लोगों को पेपर में क्या रहा है वो पेपर डालने वाले की हेडिक है। ठीक है, वो m की वैल्यू 5 दे रहा है, 10 दे रहा है, कितनी दे रहा है, तो वो उस हिसाब से तुम लोग यहाँ पुट कर सकते हो। बट बेसिक्स के साथ स्टिक करना है अगर, तो फिर हम m की वैल्यू भी 1 ले लेंगे और k की वैल्यू भी 1 ले लेंगे। सो फिर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये आ गया। फिर इससे माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट दिस इज दी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आर इनफ स्मार्ट कि हमको पता है कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, हम सोल्यूशन निकालने नहीं बैठेंगे फिर तो हो गया भाई। अगर सोल्यूशन निकालने बैठ गए यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की बुक होती थी हमें एक मैथमेटिक्स में, अगर वो चीज यहाँ पे लेके आएंगे नो डाउट सोल्यूशन निकल आएगा। बट फिर तो हो गया, तुम लोग CSIR नेट का पेपर दे आते। फिर अगर सोल्यूशन निकालने बैठोगे वहाँ पे सोल्यूशन एज इट इज याद होना चाहिए भाई। अगर माइनस साइन है तो फिर a रेज़ टू पावर t प्लस b रेज़ टू पावर माइनस t। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो फिर किस तरीके से होगा सोल्यूशन, कैसे होगा, x इज इक्वल टू लेट्स से c1 लिख लेता हूँ, या फिर a लिखना है a लिख लेना, a डैश लिखना है a डैश लिख लो, c1 लिख लेते हैं तो c1 लिख लेते हैं, c1 साइन t प्लस c2 cos t। इस तरीके का सोल्यूशन होता है हमारा, साइनोसॉइडल वेव की तरह सोल्यूशन होता है। दिखाने को दिखा भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लेकर चलेंगे अभी फिलहाल के लिए। सो याद कर लेना भगवान के लिए। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। सो दिस इज माई पोजिशन प्रोफाइल। अभी अगर यहाँ से मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल निकाल दी है तो क्या आ जाएगी, एक्स डॉट इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा cos t माइनस क्यों लगाया पता चल गया क्योंकि कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन t, माइनस यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये थी मेरी मोमेंटम प्रोफाइल या फिर वेलोसिटी प्रोफाइल, और ये थी मेरी पोजीशन प्रोफाइल। अभी इन C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियल कंडीशंस का यूज करूंगा। C1 एंड C2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय इनिशियल कंडीशंस, सो लेट, मैं मान लेता हूं कि हमारी इनिशियल कंडीशंस कौन सी हैं। लेट द इनिशियल कंडीशंस बी इनिशियल कंडीशन में मान लेता हूं कि मेरी इनिशियल कंडीशन क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, जब मेरा टाइम 0 हो उस वक्त मेरी x कितनी है 0। ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि विपन यानी कि मैं सिंप्लिसिटी को अप्रोच करता हूं तो इसलिए मैंने 0 अप्रोच कर लिया। बाकी तुम लोगों को पेपर में गिवन होगा कि जब टाइम इतना है तो तुम्हारी x की वैल्यू इतनी है, मतलब जब टाइम 1 सेकंड है तो x की वैल्यू 10 मीटर होगी, तो वहां पे तुम लोगों को वो पुट करना है। अभी मैं 0 लेकर चल रहा हूं तो मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, तो मैं इसलिए 0 लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या लेके चलता हूँ कि क्योंकि मेरे को इसके लिए भी कंडीशन चाहिए अभी, एट t इज इक्वल टू 0 एक्स नॉट इज इक्वल टू लेट्स से एक्स नॉट मेरा कितना है, एक्स नॉट है। मैंने एक कंडीशन मान ली, अब मैं इस कंडीशंस को यहाँ पे यूज करूंगा तो देखो कैसे आ जाएंगी, यूजिंग above इनिशियल कंडीशंस
इनिशियल मतलब शुरू की कंडीशन, इनिशियल यानी कि टाइम जीरो। देखो इनिशियल मतलब जब शुरू हुआ उस वक्त टाइम तो जीरो ही होगा ना, जब भी कुछ शुरू हुआ सबसे पहले तो टाइम तो जीरो होगा। सो यूजिंग अब इनिशियल कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या आ जाएगा फिर 1 एंड 2 में क्या आ जाएगा फिर, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, x 0 आ गया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, c1 इंटू साइन 0 प्लस c2 इंटू कॉज t की जगह कितना आ जाएगा 0। सो 0 इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है 0 प्लस c2 इंटू कॉज 0 कितना होता है 1। सो c2 इज इक्वल टू 0, c2 हमारा कितना आ जाएगा फिर 0। तो इसी के साथ साथ इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे ये वाली कंडीशन तो क्या आ जाएगा, x डॉट कितना है हमारा x नॉट, x डॉट कितना है x नॉट, इट विल बी इक्वल टू c1 इंटू टी कितना है 0 यानी कि cos 0 माइनस c2 इंटू cos 0। सो x नॉट विल बी इक्वल टू c1 इंटू cos 0 कितना होता है 1 माइनस, सो यहाँ पे कितना साइन है, सॉरी यहाँ पे साइन है, साइन 0 साइन 0 कितना होता है 0, दैट मीन्स x नॉट इज इक्वल टू c1। तो मेरी x नॉट कितना है c1 और c2 कितना है 0। सो देयरफॉर जब ये वैल्यूज में यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू c1 की जगह कितना आ जाएगा x नॉट, है ना, c1 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो c1 की जगह कितना आ जाएगा x नॉट इंटू साइन टी प्लस c2 कितना है हमारा 0, तो यानी कि x कितना आ गया x नॉट इंटू साइन टी। तो यानी कि x की मेरी t के साथ रिलेशन कैसे आ जाएगा, x का t के साथ रिलेशन किस तरीके का है, साइनोसॉइडल। तो साइन का ग्राफ किस तरीके का होता है, ये साइन वेव का ग्राफ, साइन वेव का ग्राफ। और यहाँ पे ओमेगा कितना है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे कितना हुआ 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। और x नॉट यहाँ पे क्या होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होती है किसी भी वेव की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या हो गया मेरा कितना है ये x नॉट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, दोनों में से किसी का भी देख सकते हो, ये भी x नॉट होगा ये भी x नॉट होगा। इसी तरीके से ये कंडीशंस को अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, x डॉट इज इक्वल टू c1, c1 कितना है हमारा, c1 विल बी x नॉट इंटू cos t प्लस c2 कितना माइनस c2 कितना है 0, तो 0 पुट कर देंगे तो x डॉट इज इक्वल टू x नॉट इंटू cos t। तो यानी कि ये दूसरा ग्राफ किस तरीके का है, दूसरा ग्राफ किसके बीच में है, ये है x डॉट और t के बीच में, और ये किस तरीके से वेरी कर रहा है कोसाइन की फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरीके से पता है ना कोस का ग्राफ, cos 0 कितना होता है 1 तो मैक्सिमम वैल्यू, cos 90 कितना होता है 0 वैल्यू, cos 180 कितना होता है -1 तो -1 यहाँ पे आ गया, cos 360 कितना होता है 0, तो इस तरीके से cos का ग्राफ चलता है। भाई अगर ये नहीं ना होता तो CSI नेट भूल जाओ कि करोगे क्रैक, ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये बेसिक थिंग्स है, ठीक है भूल जाओ, अगर ये चीज नहीं आती डूब मरो। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ टीचर कि मतलब इसके बीच में वो है कि पेशेंस है मेरे अंदर, अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं आ रही है कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है ये वाला, तो फिर CSI नेट भूल जाओ भाई। मैं बिना मतलब कि वो नहीं दे रहा दिलासे कि हाँ CSI नेट हो जाएगा, नो, कोई और गोल सेलेक्ट करो अपना फिर, अगर ये ग्राफ नहीं आ रहा ये मत सोचना कि हाँ मतलब डीमोटिवेट कर रहे हैं ये वो फलाना ढिमकाना, नो, अगर ये चीज नहीं आ रही ना तो फिर भूल जाओ भाई साहब, भूल जाओ, ठीक है CSI नेट नहीं होगा फिर। अच्छा तो अभी x का भी बात चल गई, x डॉट का भी ग्राफ देख लिया हमने, दोनों प्रोफाइल देख ली। फिर अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे x डॉट और x के बीच में। लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रिलेशनशिप बिटवीन x डॉट एंड x, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड गिव इट एज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन t, यहां से क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x नॉट इज इक्वल टू साइन t, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ जाएगा, x डॉट डिवाइडेड बाय x नॉट इट विल बी इक्वल टू cos t, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, तो क्या आ जाएगा देखो, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इट विल बी इक्वल टू 1, है ना 1 होता है ना, तो sin स्क्वायर t की वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन हमें पता है आइडेंटिटी, ये लिख लेंगे, उसके बाद sin की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर प्लस x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे
तो सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा, उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। सो ये किसकी इक्वेशन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0,0, हैविंग सेंटर 0,0, सेंटर कितने कितने हैं 0,0, क्योंकि x माइनस समथिंग होता है तो जो समथिंग होता है वो 0 सेंटर होता है, तो यहाँ पे x माइनस कुछ भी नहीं है, x डॉट माइनस कुछ भी नहीं है, तो मतलब कितने कितने हैं 0 0, तो मतलब x डॉट और x के बीच में रिलेशन क्या है कि हमारी कर्व किस तरीके की है, सर्कुलर है, सर्कुलर विद सेंटर 0,0। नाउ लुक एट हियर, इफ मतलब अभी हमारा स्पेशल केस है कि अगर हमारी अभी मैं पता क्या लेकर चल रहा हूँ कि अगर मेरी m और k की वैल्यू कितनी हमने चूज करी थी 1, मतलब m और k की वैल्यू बराबर हैं। अगर हमारी m और k की वैल्यू बराबर ना होगी तो फिर क्या होगा, स्पेशल केस, लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर। अभी हम स्पेशल केस लेके चलते हैं कि अगर मेरी m की वैल्यू और k की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर क्या होगा। पहले तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, सो लुक एट हियर, इफ k इज नॉट इक्वल टू 1, अगर मेरा k 1 नहीं है तो फिर मेरा पोटेंशियल किस तरीके, सॉरी फोर्स किस तरीके की होगी, F इज इक्वल टू माइनस kx। k मान के चलते हैं कि हमारा फोर्स k की वैल्यू कितनी है, k क्या होता है बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो k की वैल्यू कितनी है, कितनी नहीं है, 1 नहीं है, मतलब कोई जनरल वैल्यू है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगी फिर, m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर देखो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, dv डिवाइडेड बाई dt, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं माइनस k इंटू एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, dv डिवाइडेड बाई dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, इट विल बी इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। m इंटू dv डिवाइडेड बाई dx एज इट इज रहने दो, dx डिवाइडेड बाई dt किसके इक्वल होता है, v के इक्वल, इट विल बी इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। नेक्स्ट अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने के ऊपर m इंटू dv डिवाइडेड बाई dx इंटू v इज इक्वल टू माइनस kx। इस dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू v dv इट विल बी इक्वल टू माइनस kx इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू v dv इज इक्वल टू माइनस k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x इंटू dx। सोल्व करने के ऊपर क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हाफ इंटू हाफ m v स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो सम कांस्टेंट आ जाएगा लेट्स से c, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू k x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू c। सो this is the equation of, so the above equation, it is the equation of ellipse। तो मतलब अगर मेरा k 1 के इक्वल नहीं होगा तो फिर मेरा ग्राफ किस तरीके का होगा, इलिप्टिकल। किस तरीके का होगा, इलिप्टिकल। अगेन ये किसके बीच में ग्राफ है, x डॉट और x के बीच में, ये वेलोसिटी इज नथिंग बट x डॉट ही होता है। तो देखो अभी लुक एट हियर, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट है, एनीवन इन द क्लास, कोई भी जिसको पता हो कि हमारे c की वैल्यू क्या होगी, अपने दिल से पूछ के देखना कि किस किस को पता है c की वैल्यू क्या होगी। ये तो मैथमेटिकल चीज है ना कि ये मैथमेटिकल चीज आ गई, बट व्हाट अबाउट द फिजिक्स। सो इसमें फिजिक्स क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस एनर्जी के हैं तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस किसके होंगे, दोनों साइड्स इक्वल कब होंगी, जब डायमेंशंस इक्वल होंगे। दैट मींस this c has the dimensions of what, look at my god, look at here, so c has the dimensions of energy, so this c is nothing but it is a energy। तो जो हमारा अननोन कांस्टेंट था, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, which is the energy। सो यहाँ तक हम लोग आज के लेक्चर के लिए रखते हैं। सो बड़ा कुछ हो गया, अच्छा दिस इज द रियल फीलिंग ऑफ एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स। सो ये हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो अभी प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहें। सो डू वन थिंग, like this video and subscribe the channel so that I can feel motivated
एंड प्लीज़ अगर चीज़ें नहीं आ रही है तो 2 बार लेक्चर देखें और इन सब चीज़ों को पढ़ के नोट्स अच्छे से बना ले। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।